हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। सबसे पहला चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, इस पहले चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग कि सर ऑडिट की शुरुआत कहां से हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब हमने वैसे तो कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मैं एक बार बता दूं तुम्हें, कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस प्लीज पहले देख लो। मल्टीपल टाइम्स देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट पहले प्लीज कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस देख लो, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरुआत करना। Now, what we are going to study is, we are going to study the objective of auditor, scope of audit, advantages of audit। ठीक है, और हम सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट एरिया यहां पे क्या समझने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आज एक बात समझो, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं करेक्ट एकदम, वैसे ही ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक ऑडिटर को गाइड करता है कि तुम्हें ऑडिट का प्रोसेस करना कैसे है। एंड कंपल्सरीली हमें ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। यहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, काफी इजी ब्रीजी सा चैप्टर्स है। ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। कुछ कुछ चीजें जो है मैं कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में तुम्हें बेसिक्स दे चुका हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ ऑडिट। क्या ये ऑडिट की शुरुआत हुई कहां थी, ये हमारे सबसे पहले देखो यहाँ पे कहानी के साथ शुरुआत कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो इंस्टीट्यूट ने नए कोर्स के अंदर क्या कर दिया, थोड़ा सा केस स्टडी का इंक्लूजन ज्यादा करा हुआ है। मतलब बीच बीच टॉपिक्स खत्म हुआ है, बीच बीच में उन्होंने क्या कर दिया, केस स्टडी पूछ लिया। हम भी करेंगे उसी तरह से हम भी करेंगे। इन्होंने थोड़े से इंट्रोडक्शन ज्यादा देके रखे हुए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा रखे हुए, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज सच, बट हाँ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग या तुम्हें खाली पढ़ना हो तो एक बार रीड कर सकते हो ना। दीज आर सम थिंग्स जो मैं ऑलरेडी तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने देखा कि उन्होंने ये बताया कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं, क्या एडवांटेजेस देते हैं। मैंने तुम्हें सबसे पहले स्टार्टिंग में कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस के वक्त बताया था कि ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है यार, कंपनी बनाती है। अब कंपनी ने सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया कि नहीं बनाया ये हमें कैसे पता चलेगा, तो दैट इज बिकॉज इट हैज बीइंग ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हु इज नोन एज एन ऑडिटर। तो यही बात कर रहा है कि यार ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो एक अश्योरेंस देता है, यूजर्स को क्या देता है, एक अश्योरेंस देता है। बस वही सारी चीजें देके रखी है। ठीक है, हाँ इंट्रोडक्शन में इतना ही देके रखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी खास नहीं है। ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग मैं ऑलरेडी तुम्हें कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस के अंदर शुरुआत कर चुका था। मैंने तुम्हें बताया था कि ऑडिट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑडायर, टू हियर, है ना। इनका मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन ये होता है कि सर अकाउंट्स जो बने हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, पीरियोडिकली चेक करवाते रहना चाहिए। इंडिया में मेनली ऑडिट की शुरुआत जो है वो आईसीआई ने की थी 1949 में, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 1949 में जब हमारी मदर इंस्टीट्यूट दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्रिएट हुए थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने शुरुआत करी थी ऑडिटिंग की जर्नी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक अब आता है यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन था, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग था, ठीक है, बस बहुत खास नहीं। मेन टॉपिक अब हमारा आता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, कि सर ऑडिट होता क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। इफ समबडी आस्क्स मी सर व्हाट इज ऑडिट एंड इफ आई वांट टू राइट इन द एग्जामिनेशन, हम क्या चीज लिखेंगे, तो देखो ध्यान से। फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है, देखो, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अच्छा पहले पूरा डेफिनेशन अपने ने पढ़ लिया यार, पहले पूरा पढ़ लेने का, फिर अपने एनालिसिस करेंगे अब इसका, है ना। सबसे पहली चीज जो कह रहा है वो ये बोल रहा है, द ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स एक्सेट्रा। मेन शब्द यहां पे आते हैं दो, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, इंडिपेंडेंट और एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, हमने कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में भी देखा ये चीज कि यार कोई ऑडिटर होता है ना, उस ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो कोई उसकी बात पे, कोई उसके ओपिनियन पे भरोसा करने ही नहीं वाला। तो उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ताकि वो एक अनबायस्ड ओपिनियन दे, क्योंकि उसका कंपनी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो वो जो ओपिनियन देगा लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, बोले हाँ यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, एक इंडिपेंडेंट इंसान ने, इसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं है इतना। तो इंडिपेंडेंट इंसान एक अनबाइज्ड ओपिनियन देगा तो ही लोग उसके ऊपर क्या कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे, विश्वास कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा आता है एग्जामिनेशन वाला शब्द। एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ चेकिंग।
ठीक है, लिख दो वहां पे एग्जाम में, ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं, ये चीजें लिखी भी नहीं है। इन डेप्थ चेकिंग जो हम करते हैं ना, दैट इज नोन एज एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, कि आज हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे ऊपर ऊपर से देख नहीं रहे, सॉरी ओवरव्यू नहीं ले रहे, हम इन डेप्थ जाके एक एक ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, हम पूरा एग्जामिन करेंगे, इन डेप्थ चेकिंग करेंगे। सो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो मैं तो बोलूं, हर एक को ऑडिट कर सकते हैं, भले ही वो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। मतलब वो नॉर्मल कमर्शियल बेसिस पे कंपनी चल रही है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो भी चलेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो भी उसका ऑडिट किया जाएगा। अरे मैं तो बोलता हूं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट और भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जो फंड्स जो ग्रांट्स उसको मिले हैं उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। मिसयूज ऑफ फंड्स नहीं होने चाहिए कि पैसे दिए किसी ने मिसयूज कर लिया उसका। सो वेदर इट इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, पार्टनरशिप है, प्रोपराइटरशिप है, अरे मैं तो बोल रहा हूं कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप, प्रोपराइटरशिप, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, किसी भी एंटिटी का ऑडिट किया जा सकता है और किया जाता है to increase the reliability of financial statement. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. कि ये एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है? मेन ये एग्जामिनेशन किया जाता है विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। और ये हमने ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में देखा था कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में कि सर हम ये एग्जामिनेशन इसलिए करते ताकि हम क्या कर सके, कुछ ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। समझे? चलिए, सो एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वापस एक बार रिपीट करेंगे, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, where such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ठीक है, चले यहां पे इन्होंने थोड़ा सा एक डिटेल में एनालिसिस देके रखा हुआ है, अपने इसके अंदर थोड़े थोड़े पॉइंट्स समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एन इंसाइसिव एनालिसिस ऑफ द अबव मीनिंग ऑफ द ऑडिटिंग ब्रिंग्स आउट द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली। फर्स्ट इज ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैंने तुम्हें समझाया, इसमें उन्होंने क्या किया पता है, डिटेल में इन्होंने इंडिपेंडेंस के बारे में बताया हुआ है। Now this can be asked as a separate topic altogether कि सर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस का मतलब होता क्या है, तो वो चीज बिल्कुल पूछी जा सकती है। What do you mean by इंडिपेंडेंस? अब एक बात समझो, इंडिपेंडेंस मतलब यार हमारा वाला इंडिपेंडेंस नहीं कि सर आजादी, सर जो करना है मेरे को मैं करूंगा, वो वाले इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे ये लोग। यहां पे वो लोग इंडिपेंडेंस जो बोल रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि यार इफ यू आर इंडिपेंडेंट दैट मींस यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर, तुम अपना ओपिनियन खुद दे सकते हो, तुम किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, कोई तुम पे दबाव नहीं डाल रहा, तुम किसी के अंडर नहीं हो कि तुम्हें किसी की सुननी पड़ेगी अपना ओपिनियन देने के लिए ना, तुम्हारे जजमेंट तुम्हारे ही है और किसी के नहीं। दैट मींस यू आर इंडिपेंडेंट। समझे? इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो तुम कंपनी में या कंपनी के किसी भी इंसान से कोई तरह से रिलेटेड नहीं हो, इस हिसाब से तुम इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस हियर इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन, मेरा जो जजमेंट है, आज ऑडिटर है ना जजमेंट लगाता है, ये ओपिनियन देना क्या है, एक तरह से जजमेंट है, सब चेक किया, सब चेक किया, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं इस ओपिनियन पे पहुंचता हूं। एक जजमेंट लिया तुमने कि जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अंडर आना ना, किसी के अंडर नहीं है, टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। किसी ने तुम्हें अपॉइंट किया ना, मैं तो बोलता हूं तुम शेयर होल्डर्स के अंडर भी नहीं आते हो, यू आर इंडिपेंडेंट। इवन दो शेयर होल्डर्स ने तुम्हें अपॉइंट किया हो, इवन दो मैनेजमेंट ने तुम्हें अपॉइंट किया हो ना, तो भी तुम उनसे इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें उनके भी विशेस और डायरेक्शन के अंडर आने की जरूरत नहीं है। सो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट। ठीक है, ऑडिटर क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, सो दैट ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मेन मकसद इंडिपेंडेंट होने का यही है कि तुम बिना किसी इन्फ्लुएंस के क्या कर सकते हो, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुम इंडिपेंडेंट रहो तो ही तुम ऑब्जेक्टिवली अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ देखो, इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक बात समझो, ये कोई क्या बोलते प्रिसाइज एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ सर ये चेकलिस्ट है, टिक कर लो तो आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आज कंपनीज एक्ट ने
डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बहुत सारे क्लॉजेस बनाए हुए एक्चुअली, मैं बताऊं तुम्हें, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट ने बिल्कुल सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अंदर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस बताए हुए, हम पढ़ेंगे कंपनी ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे। और उसमें उन्होंने बताया कि यार ये चीजें अगर हो ना तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नाउ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव बीन मेड टू एंश्योर कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसमें बोल दिया उन्होंने, मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूं, उसमें उन्होंने बोल दिया कि यार कंपनी ऑडिटर जो है ना वो कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता, ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ऑडिटर कोई ऑफिसर का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, कंपनी के किसी ऑफिसर का, ऑडिटर किसी सीनियर ऑफिसर, कंपनी में सीनियर ऑफिसर या मैनेजमेंट के किसी पर्सन का रिलेटिव नहीं हो सकता, ऑडिटर ने कंपनी से कोई लोन लिया नहीं है, दिया नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, रूल्स रेगुलेशन बना के रखे उन्होंने बहुत। बट मैं तुम्हें बताऊं, तुम कितना भी रूल रेगुलेशन बना दो ना, यू कैनॉट एंश्योर इंडिपेंडेंस, तुम गारंटी नहीं दे सकते हो कि ये बंदा इंडिपेंडेंट होगा ही होगा। बिकॉज इंडिपेंडेंस इज नॉट ओनली थ्रू अपीयरेंस, दिखने में नहीं है खाली कि तुमने ये रूल फॉलो कर लिया तो तुम इंडिपेंडेंट, हाँ वेरी गुड, तुम्हें दिमाग से भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट इज वाई इंडिपेंडेंस के मैं डेफिनेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन को आई एम डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स, एक इंडिपेंडेंट बाय अपीयरेंस एंड दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो क्या चीज होती है, सुनना। इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस का मतलब होता है मैं दूसरों को दिखने में भी इंडिपेंडेंट हूं। आज एक बात समझो तुम, हाँ आज एक बात समझो, मैंने कहा कि सर इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, पर यार तुम्हारे दिमाग का जो स्टेट है इंडिपेंडेंस का, वो दूसरों को तो नहीं दिख रहा ना यार, तो दूसरों को दिखने में भी तुम्हें क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन, जैसे अच्छा यहां पे एक एग्जाम्पल देके रखा है, इस एग्जाम्पल को छोड़ो, मैं बता देता हूं, चलो लेट्स फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत आदर्शवादी निष्ठावादी ऑडिटर हूं, ठीक है, मैं तो हुई बट फिर भी ठीक है बता रहा हूं मैं तो मैं एक बहुत आदर्शवादी निष्ठावादी ऑडिटर हूं एकदम, मतलब मैं सर रूल्स रेगुलेशन एकदम पूरा फॉर्म करता हूं और एकदम इंडिपेंडेंट अनबायस्ड अप्रोच से ही ऑडिट करता हूं, ठीक है। अब मैं अपनी भाई की कंपनी का ऑडिट करने गया, बट अब मैं ठहरा एकदम आदर्शवादी, मैंने कहा देखो भले मेरी भाई की कंपनी है बट फिर भी मैं आदर्शवादी हूं, इसलिए मैं अनबायस्ड तरीके से क्या करूंगा, ऑडिट करूंगा, कोई अगर गलती निकलेगी मैं उस गलती को बाहर निकालूंगा। बोलो लोग मानेंगे क्या ये चीज? जस्ट बिकॉज मैंने ऐसा कह दिया, इवन दो आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, भले मैं दिमाग से इंडिपेंडेंट हूं, दूसरों को तो नहीं दिखने वाला यार, दूसरे क्या मेरे दिमाग में झांक के देखने वाले हैं क्या, हाँ यार इंडिपेंडेंट तो है ये। दैट्स द पॉइंट कि खाली दिमाग से इंडिपेंडेंट होने का मतलब नहीं है, दूसरों के सामने भी तुम्हें क्या होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। तो पहली बात कि वो रूल्स रेगुलेशन जो दे के रखे ना कंपनीज एक्ट में, तुम उसको क्या करो, फॉलो करो। एंड अगर तुम वो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे तो तुम दूसरों को दिखने में तो एटलीस्ट क्या हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे। तो दैट विल बी इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस। बट अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड कि भाई खाली दूसरों को दिखने में इंडिपेंडेंट होने का कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंस रियलिटी में होता है कि कोई तुम्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब एक बात समझो, तुम मान लो कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, ना तो मैंने उसकी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे हैं, भरोसा ही नहीं मेरे को उसके ऊपर, ना तो मैंने उसकी कंपनी के कोई शेयर्स खरीदे, ना मैंने उससे कभी लोन लिया, ना मैंने कभी लोन दिया है, उसको दिया, उसकी कंपनी को नहीं दिया है, तुमने भी दिया होगा। ना तो कोई ऑफिसर, ना तो कोई मेरा रिलेटिव है, दोस्त है, रिलेटिव नहीं है। एक बात समझना, रिलेटिव का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में अलग देके रखा हुआ है, दोस्त नहीं आते उसके अंदर। तो मैं सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूं, मैं दूसरों को दिखने में तो क्या हूं, इंडिपेंडेंट हूं ना, बट क्या मैं दिमाग से इंडिपेंडेंट हूं? नहीं। क्यों? आई विल बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड। क्या यार बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है यार, कुछ गलत थोड़ी बोलेंगे यार, हमेशा साथ देना है अपने को, तो अगर कुछ गलत होगा भी ना तो मैं उसकी मदद करूंगा उसको छुपाने में। दैट मीन्स यू आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड। सो इंडिपेंडेंस जो होता है ना वो एक्चुअली दोनों केसेस में होता है, एक इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस भी होता है और एक इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड भी होता है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, इंडिपेंडेंस बाय अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, ये दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जांपल जो मैंने दिया है वही एग्जांपल देके रखे हुए यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या देके रखा है मैंने, जैसे तुम्हें कहा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना वो खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज का नहीं होता है ना, जैसे कोई बिजनेस हो गया ना, कोई एनजीओ होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ना, उसका भी ऑडिट किया जाता है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट किया जाता है। अरे इनफैक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, कोई छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लार्ज कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज की हो, अरे लीगल स्ट्रक्चर भी फर्क नहीं पड़ता यार, कंपनी आओ, मैं तो बोल रहा हूं
मैं तो बोल रहा हूं कंपनी ही ना हो, भले वो प्रोप्राइटरी कंसर्न हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट है, किसी का भी क्या हो सकता है, ऑडिट हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा। एंड द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एनालिसिस हुआ है पूरा डिटेल में। पहला पॉइंट बोल रहा है इंडिपेंडेंस के बारे में, दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते, किसी भी एंटिटी का ऑडिट कर सकते, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है दैट द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही चीज हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नाउ अंडरस्टैंड कि यार प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, ये किसका काम होता है? ये हमने पढ़ा सर, ये तो सर ऑब्वियसली बात है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना तो मैनेजमेंट का काम होता है। तो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और वो क्या देता है? एक ओपिनियन देता है। क्या देता है? ओपिनियन देता है, राइट? चलिए, नाउ ओपिनियन कैसे देगा वो? ऑडिट कैसे करेगा? ओपिनियन कैसे देगा? कैसे वो इंश्योर करेगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को भी मिसलीड नहीं करने वाले? हाउ वुड एन ऑडिटर एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गोइंग टू मिसलीड एनीवन? तो वो यहां पे 6 पॉइंट देके रखे हुए, देख लो भैया यहां पे कितने 6 पॉइंट से, ये अच्छे पॉइंट है, मतलब एकदम पूरे एग्जाम के लायक वाले है कि नहीं? तो यहां 6 पॉइंट देके रखे हुए कि ऑडिटर ऑडिट कैसे करेगा। नाउ अब एक ध्यान दो यार, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस 6 पॉइंट्स। ठीक है, ऑडिटर जो है ना, मैं एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम तुम्हें बताता हूं ऑडिट के अंदर क्या चीज होती है, पता है? अक्सर मैं इतने सालों से आई बीन टीचिंग ऑडिट सिंस सो मेनी इयर्स नाउ, ठीक है, और मैंने हर अटेम्प्ट के अंदर मैं एनालिसिस करता हूं कि बच्चों ने क्या गलती करी है या क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर रीजन? पता है पढ़ने वालों बच्चों के लिए कि जो पढ़ भी रहे हैं और फिर भी अगर वो आंसर नहीं लिख पा रहे, व्हाट इज द मेजर रीजन? पता है मेजर रीजन ये है कि वो लोग यहां पे, जैसे यहां पे 6 पॉइंट देके रखे हुए, तुम्हें 6 पॉइंट याद कर लिए, तुमने 6 पॉइंट याद कर लिए, पर तुम्हें यही नहीं पता कि ये पॉइंट्स थे किसके। अरे भाई क्वेश्चन कौन सा था? 6 पॉइंट तुम्हें याद हो जाएंगे, मैं तुमसे बोलूंगा ना कि हाँ भाई 6 पॉइंट बताओ, तो 6 पॉइंट बता दोगे तुम, पर मैं इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करके तुमसे पूछूंगा ना, तुम्हें स्ट्राइक ही नहीं होगा कि अच्छा सर इसी क्वेश्चन का ये पॉइंट था क्या 6 पॉइंट? ओहो, दैट मीन्स कि तुम्हें आंसर आता है पर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता। सर क्या करें इसके लिए? 2 चीजें। पहला, whenever you are studying, प्लीज खाली पॉइंट्स के ऊपर ध्यान मत दो, पॉइंट्स के ऊपर वाले लाइन के ऊपर भी ध्यान दो, पॉइंट्स के ऊपर वाले लाइन के ऊपर भी ध्यान दो कि सर ये बेस क्या है, इसका पूछना क्या चाहता है। तो यहां पे देखो जैसे दिया हुआ है, इन डूइंग सो ही हैज टू सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी बाय इंश्योरिंग दैट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं कर रहे बाय इंश्योरिंग दैट, और फिर 6 पॉइंट आ रहे। मतलब यहां पे ये पूछा जा रहा है कि हाउ वुड एन ऑडिटर कंडक्ट एन ऑडिट, और हाउ वुड एन ऑडिटर एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू दिस थिंग कि जब भी कोई पॉइंट पढ़ो, पॉइंट के पहले क्या कर लिया करो, अपना एक क्वेश्चन जो है वो, अपना जो क्वेश्चन है ना वो एक बना लिया करो, दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन बना लिया करो, मैं तो बोलता हूं, ठीक है, और फिर तुम पॉइंट पढ़ना शुरू करो, पहली चीज। दूसरा, रिटन प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर तुम पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा, चैप्टर के बेसिस पे, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के बेसिस पे, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो तुम्हें दी गई है उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स करते रहो। क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पे भी फोकस करो, नॉट ओनली ऑन द आंसर। ठीक है, चलिए अब भाई वी विल स्टार्ट विद दिस 6 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, ये यहां तक रखते हैं। अब सुनना, हमने क्या क्या चीज पढ़ी है, हाँ नोट कर लो, यहां पे नोट कर लो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, ये सारी चीजें नोट करनी है तुम्हें। चैप्टर नंबर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर हमने क्या चीजें पढ़ी। तो सबसे पहला हमने पढ़ा कि ऑडिट का एक डेफिनेशन पढ़ा कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. करेक्ट। इसमें हमने मेन 2 शब्द पढ़े, एक इंडिपेंडेंट का और एक उसका पर्पस ये है कि यू हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन thereon। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिटर जो है हमें पता है कि सर इंडिपेंडेंट होना उसका बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट सो दैट ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे मैंने नोट्स के फॉर्म में डाल दी है। ठीक है, ये छोटे छोटे नोट्स जो है ना, ये तुम्हें पूरा क्रक्स बता देगी यार पूरे चैप्टर का।
मतलब पूरी समरी हो जाएगी, इस चैप्टर की समरी हो जाएगी, जो मेन टॉपिक्स आ जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है, जो जो हमारी लैंग्वेज को डेवलप करेगा, वो सारा मैंने क्या कर दिया इन नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है, समझे। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन के बेसिस पे हमने देखा कि सर ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है और द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीज भी हमने देखी, ठीक है। तो इतना पॉइंट हमने अभी तक देखा है। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर, जहां पे हम वो 6 पॉइंट पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे ऑडिटर जो है वो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है भाई। 6 पॉइंट देखने अपने को, हमने क्या देखा, यहां हम बात कर रहे हैं कि यार ऑडिटर जो है वो ऑडिट कैसे करेगा, हाउ वुड एन ऑडिटर कंडक्ट एन ऑडिट। 6 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला वो ये चेक करेगा वेदर द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि क्या लेजर अकाउंट ही, यहां पे वो कौन से अकाउंट की बात कर रहा है, यहां बात कर रहा है वो लेजर अकाउंट की, कि जो लेजर अकाउंट्स है वो बने हैं इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट, जर्नल एंट्री। जो एंट्री की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, जर्नल एंट्री। तो कहना इससे वो खाली इतना कहना चाहता है क्या जर्नल एंट्री के बेसिस पे तुम्हारी लेजर पोस्टिंग सही होनी चाहिए। भाई अब ये हो गई पुरानी जमाने वाली बात है, ये पहले चेक करनी पड़ती थी, अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जितनी भी अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, लेजर के अंदर पोस्ट कर देता है। सो वी डू नॉट नीड टू इंश्योर दैट, बट ठीक है यार, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इन 6 पॉइंट्स के अंदर, तो वी विल राइट दैट इन द एग्जामिनेशन। यार इतना आसान सा पॉइंट है, क्या ही लेना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, आगे कंटिन्यू करता हुआ दूसरा पॉइंट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। पहली बात तो कर ली उसने, लेजर अकाउंट्स किसके बेसिस पे, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे। दूसरी बात कर रहा है वो जो एंट्रीज पास करी है ना, दैट इज एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आज मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अकाउंटेंट हो, क्या तुम मान लो कि भाई किसी डिपार्टमेंट से किसी ने फोन किया, किसी डिपार्टमेंट ने फोन किया कि अरे रमेश, अरे वो 5 लाख की परचेज करिए, जरा ये 5 लाख की एंट्री पास कर देना। तू पास कर दोगे क्या 5 लाख की एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिख दोगे, सप्लायर करोगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कोई भी एंट्री अगर तुम्हें पास करनी भी है एज एन अकाउंटेंट, कोई एंट्री पास करनी है तो दैट हैज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। परचेज का इनवॉइस भेज भाई तू, ट्रक का कोई लॉरी रिसीट भेज तू, कोई गुड्स रिसीव का कोई नोट भेज कि हाँ भाई ये गुड्स रिसीव हो चुके, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट से कोई नोट भेज, तो जाके मैं इन सब के बेसिस पे एंट्री पास करूंगा। यानी जितनी एंट्रीज है दैट शुड बी एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सबूत होने चाहिए जिसके बेसिस पे एंट्रीज हो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यार, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो अपना पॉइंट निकलता है कि सर लेजर अकाउंट्स जो है ना वो जर्नल एंट्री के बेसिस पे होने चाहिए, और जर्नल एंट्रीज जो है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हाँ सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट शब्द मत भूलना, आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा यार, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड ऑडिट के अंदर, ठीक है, तुम्हें पता चल ही जाएगा। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। सो लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री के बेसिस पे, जर्नल एंट्री सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पे, ओके। नेक्स्ट फिर बोल रहा है अगले पॉइंट में कि नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, कि कोई भी एंट्री जो है वो ओमिट नहीं हुई है, कोई भी एंट्री जो है वो ओमिट नहीं हुई है। यानी मैं कह सकता हूं यार कुछ नहीं, वो खाली इतना कहना चाहता है यार, कंप्लीटनेस की बात कर रहा है वो, कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। शब्द पे ध्यान देना, कंप्लीटनेस से शब्द बोला मैंने, कंप्लीटनेस का मतलब तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, कुछ भी ओमिट नहीं होना चाहिए, सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, ठीक है, ओके चलो ठीक है, ये भी बात हो गई। नेक्स्ट बोलता है इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रही है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस। यहां पे भी हाईलाइट कर देता हूं, हाँ, क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस मेन शब्द। सर व्हाट इज अनएम्बिग्युअस, अनएम्बिग्युअस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टेटमेंट कन्वे कर रहा है दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस, मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, कोई तरह का कंफ्यूजन उसके अंदर होना नहीं चाहिए। समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। सो ये बात कर दी कि यार कोई ऐसा, अब मान लो तुम सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हो पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि यार इंसान पढ़ ही ना पाए, यार मिसलीड हो जाएगा वो, तो कंफ्यूज हो जाएगा वो, और ऐसी टर्मिनोलॉजी में दे रहे हो, ऐसी जानकारी इस टर्मिनोलॉजी में दे रहे हो
कि एक नॉर्मल शेयर होल्डर जो है, हाँ, जिसको ये सारी टर्मिनोलॉजी इतना डेप्थ में नहीं पता, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा. दैट इज वाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड, इवन कंपनीज एक्ट में देकर रखा है, तुम जो भी डिस्क्लोजर दो उसे तुम्हें नॉर्मल सिंपल भाषा में देनी है. तुम कोई भी एनुअल रिपोर्ट देखना, उसके अंदर वो भारी भारी ना टेक्निकल शब्द यूज करता इतना ही है, क्योंकि है ही नहीं, करना ही नहीं अपने को, मना किया हुआ है कंपनीज एक्ट में. सो इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस. ठीक है, 4 पॉइंट देखना यार, एक दूसरे से रिलेटेड ही है. पहले पॉइंट में बोल रहा है लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री के बेसिस पे होना चाहिए. दूसरा बोलता है जर्नल एंट्री सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पे होना चाहिए. तीसरा बोलता है कोई भी एंट्री जो है वो ओमिट नहीं होनी चाहिए, कोई भी जर्नल एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन ओमिट नहीं होना चाहिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. और चौथा बोलता है भाई ये सब जो इन्फॉर्मेशन तू दे रहा है ना, वो सब क्या होना चाहिए, क्लियर और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए. ठीक है, 5वें नंबर के पॉइंट पे ध्यान दो. बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. हाईलाइट नहीं कर रहा, बताऊंगा क्यों. बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स जो है ना, दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड. क्लासिफाइड मतलब पता चल रहा है ना यार, करंट नॉन करंट के बीच में है ना, प्रॉपर उसे हेड के नीचे क्लासिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना, उसको डिस्क्लोज करना, उसके बारे में जो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में या कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी, उसको डिस्क्लोज करना इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. बट यहां मुझे ना थोड़ी चीज अधूरी लगती है. क्यों पता है? इसने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standard. Here I don't agree that accounting standard is the only standard which gives any kind of classification or disclosure requirements for financial statement. बताओ मुझे, क्या खाली AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही डिस्क्लोजर और क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट देता है? क्यों? जिन कंपनीज के ऊपर इंड AS एप्लीकेबल हो उनका क्या? तो वो लोग तो इंड AS फॉलो करेंगे ना यार. चलो तुमने ये भी बोल दिया कि सर एएस और इंड AS सर हम एक ही मान रहे हैं. अरे तो कंपनीज एक्ट भाई, क्यों कंपनीज एक्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है? कंपनीज एक्ट में प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया नहीं है? फिर तो हाउ कैन यू से दैट इट शुड बी क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड ओनली इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इट कैन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट कैन बी इंड AS, इट कैन बी कंपनीज एक्ट ऑल्सो. तो सर क्या शब्द यूज करे? देयर इज वन सिंपल वर्ड जो इन तीनों को कवर करता है. So instead of writing accounting standard, you can write that word which is applicable. Financial reporting framework. क्या बोला मैंने शब्द? Applicable financial reporting framework यानी AFRF. What is that? Applicable मतलब जो तुम पे applicable है. Financial reporting is the process of creating financial statement. Financial reporting is the process of creating financial statement. Framework मतलब rules, regulation, laws. तो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो रूल्स, रेगुलेशन और लॉ हो गए, जितने हो गए भाई, मैं तो बोल रहा हूं अब आगे फ्यूचर में भी कोई आ जाए ना, आगे फ्यूचर में एक और ऐड हो जाए ना अगर, तो भी ये शब्द जो है वो वैलिड रहेगा. क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जितने रूल्स, रेगुलेशन, लॉज है ना, वो सब एक ही शब्द में आता है, दैट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सो AS, इंड AS, कंपनीज एक्ट, सब कुछ समझे. सो ये हुआ भारी शब्द है, इसी की तो बात कर रहा हूं. ऐसा भारी शब्द उठा के ऐसा पेपर में ऐसा डालने का, ऐसा समझे. तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हम ये शब्द यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. सो व्हाट यू कैन डू इज यहां पे बाजू में लिख दो AFRF, अपने आप याद हो जाएगा. दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, तो जितना जितना पढ़ेंगे अपने आप याद होते ही रहेगा, तुम्हें डोंट वरी. क्या पढ़ा हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन कंफर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AFRF. और छठा पॉइंट तुमने देखा दैट द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू, अरे ये तो वो ही है जो तुम पढ़ते आ रहे हो कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू. पिक्चर मतलब क्या? व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट एंड असेट एंड लायबिलिटी लिखा हुआ है वैसे तो यहां पे, पर तुम अपने शब्द में लिख सकते हो कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन of the enterprise, because operational result is nothing but financial performance and asset and liability is nothing but the financial position. So and it is equally good only यार, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लैंग्वेज भी अच्छा ही है.
So instead of writing statement of accounts present a true and fair picture of the operational result and asset and liability, you can write that statement of account financial statements show a true and fair view of the financial position and financial performance of the enterprise. क्योंकि ये एक सेंटेंस है जो तुम पहले से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो 6 पॉइंट्स देखिए हमारे नोट्स के अंदर ये 6 पॉइंट्स मैंने डाले हुए, हमारे नोट्स के अंदर भी ये 6 पॉइंट्स मैंने डाले हुए, ये तुम्हें अपनी नोट्स के अंदर आगे ऐड करते रहना है। देखो भाई, पास्ट में हमने जो लिखा वो तो लिखना ही है तुम्हें, हाँ ये सब नोट डाउन कर लो अपने अपने नोट्स में, सब ये पास्ट में जो लिखा वो नोट करो, और उसके नीचे ये जो 6 पॉइंट्स है, बिकॉज दैट डज फॉर्म पार्ट ऑफ आवर समरी, है ना, ये अपनी समरी का पार्ट बनता ही है, ठीक है। तो वो नोट्स के अंदर लिख दो। मैं बताऊं, ये तुम्हें ये जो नोट्स है ना, ये तुम्हारे रिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगी, बिकॉज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है। जितने पॉइंट्स मुझे लगते हैं कि भाई ये पूरे डालने ही पड़ेंगे एग्जाम के लिए, वो पूरे भी डाले हुए। और जैसे ये 6 पॉइंट है, मैंने कुछ भी कटौती नहीं करी इसके अंदर, क्योंकि कर ही नहीं सकता, एक लाइन की तो पॉइंट है। तो यही बोला हुआ है यहां पे, वही 6 पॉइंट्स है। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री के बेसिस पे, जर्नल एंट्री सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे। तीसरा कि कंप्लीटनेस की बात कर रहा है, कुछ भी एंट्री जो है वो ओमिट नहीं हुई है। चौथा क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। पांचवा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन अकॉर्डेंस विथ AFRF, ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल तुम, यहां पे भी लिख दो AFRF। और छठा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। जो 6 पॉइंट्स हमने पढ़े, अपने अपने नोट्स के अंदर क्या कर लो, इसको थोड़ा ऐड कर लो, ठीक है। ये जरूरी है बिल्कुल, है ना, ये पॉइंट बिल्कुल जरूरी है। चलिए भाई, ये सब कुछ सबने लिख दिया भाई, वीडियो पॉज कर लो, लिख लो पूरा, है यहां से ही अपना नोट्स शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 1 का। वीडियो पॉज करके तुम लोग क्या कर सकते हो, इस पूरी चीज को लिख सकते हो। तो हमारे ये टॉपिक एक यहां पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, होपफुली तुम लोगों ने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है वो पहले कंप्लीट कर देते हैं, हाँ, जिसका नाम है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। खास बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने अपने नोट्स के अंदर भी इसको इंक्लूड किया नहीं है। खाली एक छोटा सा पॉइंट है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, रिलेशनशिप विद डाइवर्स सब्जेक्ट। आज एक बात समझो, ऑडिट जो है ना, ये एक ऐसा फील्ड है ना, मैं तो बोल रहा हूं यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें सारे फील्ड समाये हुए हैं, सारे फील्ड समाये हुए। मतलब कैसी बात आ गई आज, मेरे को एक बात बताओ, मैंने हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, एक सवाल करो कि क्यों सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट का राइट्स देकर रखा हुआ है, क्यों किसी और को राइट नहीं देकर रखा है? व्हाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ओनली गिवन द राइट्स टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ दीज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कंपनीज इन द कंट्री। यार आज अपने 3.5 लाख ऑलमोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जिसमें से यार प्रैक्टिस करने वाले 1.5 लाख जितने ही है, 1.5-2 लाख जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। उनको इतनी लाखों कंपनीज देकर रखी, अच्छा रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न है वो सब तो छोड़ो, उनको इतनी लाखों कंपनीज ऑडिट करने के लिए देकर रखी है। क्यों ऐसा कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पावर दी है? दैट इज बिकॉज कि ओनली एंड ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेल वर्स्ड इन मल्टीपल एरियाज। तुम कोई एक एरिया में क्या बोलते एकदम एक्सपर्ट नहीं हो कि हाँ सर मार्केटिंग कर रहे हैं ना, एमबीए मार्केटिंग वाला तो खाली मार्केटिंग वाले में एक्सपर्ट है। भाई हम तो बहुत सारों में एक्सपर्ट है, हम डायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है, हम इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट है, हम लॉ में एक्सपर्ट है, हम अकाउंट्स में एक्सपर्ट है, हम ऑडिटिंग में एक्सपर्ट है, हमें स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स भी आता है ऐसे तो यार कितने एरियाज हो जाते हैं एक ऑडिटर के लिए पढ़ने के लिए भी। इसलिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतना मुश्किल है, इसलिए तो तुम्हें इतने सारे सब्जेक्ट्स इतने हाई लेवल तक पढ़ाया जाता है, फाइनल में भी इंटरमीडिएट में भी, बिकॉज यू हैव टू बिकम एन ऑडिटर। एंड ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए, किसी भी कंपनी को ऑडिट करने के लिए उसको अकाउंट्स, लॉ, डीटी, आईडीटी ये सब कुछ आना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग का दूसरे बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ रिश्ता है। तो बस यहां पे यही टॉपिक अपना चल रहा है कि हम ये देखेंगे कि ऑडिट का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए तो सिंपल सा पॉइंट देके रखा है यार, ऑडिटिंग इज एन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, इट ड्रॉज फ्रॉम डाइवर्स सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग अकाउंटेंसी, लॉ है, बिहेवियरल साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और इन सब का वो क्या करता है पूरा यूज लेता है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू हैव एन एक्सपर्ट नॉलेज इन ऑल दीज एरियाज, बट हाँ एक अच्छा खासा वर्किंग नॉलेज हमारे पास होना ही चाहिए। ठीक है,
So since audit of financial statement is concerned with financial information, a sound knowledge of accounting principles is a fundamental requirement of an auditor. है तो सीधी सी बात है यार, 11-12 से सर अकाउंट्स पढ़ रहे, फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ लिया, इंटर में अकाउंट्स पढ़ रहे, फाइनल में भी अकाउंट्स पढ़ने वाले, मतलब अकाउंट्स तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल का साउंड नॉलेज होना तुम्हारे लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है. एंड इसलिए न्यू कोर्स के अंदर तुम लोगों को अकाउंट्स के अंदर इतना ज्यादा एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कितना बड़ा पोर्शन है, बिकॉज यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तुम्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिखाया जाएगा, समझे. इसलिए सिमिलरली गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज, वेरियस टैक्सेशन लॉज, ये सब एक्चुअली बहुत जरूरी है ऑडिटर को इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ एक बात तो ये कह ली उन्होंने. अच्छा, दूसरी बात इन्होंने क्या कहा कि एक शब्द तूने पढ़ा होगा बीच में यार कि ऑडिटर को है ना बिहेवियरल साइंस का भी नॉलेज होना जरूरी है. व्हाट इज बिहेवियरल साइंस? बिहेवियरल साइंस का मतलब क्या होता है? बिहेवियरल साइंस इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर. इंसानों के बिहेवियर को समझना है, वो बिहेवियरल साइंस है. नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एक बात समझो, ऑडिटर को बहुत सारे लोगों के साथ इंक्वायरी करनी पड़ती है, पूछताछ करनी पड़ती है, जानकारी लेनी पड़ती है. हाँ, तभी तो वही तो ऑडिट होता है ना यार. अपने जो इंटरोगेशन जैसा करते हैं, अपने इंटरोगेशन जैसा नहीं बोल सकता मैं, पर इंक्वायरी करते हैं हम, पूछताछ करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं. सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, किस तरीके से जवाब दे रहा है, वो कुछ छुपा रहा है कि नहीं छुपा रहा है, ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है. और उसके लिए तुम्हारे पास ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज है, नॉलेज होना चाहिए. तो ह्यूमन बिहेवियर का जो नॉलेज है तुम्हारे लिए, ये तुम्हें हेल्प करेगा इंक्वायरी करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए कि यार बंदा कुछ छुपा रहा है क्या मुझसे, तो मैं अपने क्वेश्चंस उस तरह से पूछूं कि उसको जवाब देना ही पड़े. अब सवाल ये उठे, बोले सर हमें ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज कहां से आएगा, हमारे सीए के अंदर तो नहीं होता. करेक्ट है, नहीं होता. फाइनल के अंदर एक सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में एक ऑप्शन है तुम्हारा साइकोलॉजी का, बट ह्यूमन बिहेवियर का स्पेसिफिकली नहीं आएगा. ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकता है. सो वंस यू आर एन आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप में अपने सीनियर्स को देखो कि वो कैसे डील कर रहे, कैसे बात कर रहे. खाली ऐसे बैठे मत रहो, ये टेंशन में मत रहो कि अरे मेरी फाइनल की एग्जामिनेशन. अरे तुम पहले आर्टिकलशिप तो करो अच्छे से. तो आर्टिकलशिप में जब तुम ऑडिट के लिए अंदर जाओ, देखो अपने सीनियर्स को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, उनको बोलो कि सर मेरे को भी आपके साथ चलना है, मैं भी देखना चाहता हूं आप कैसे उसके साथ बात कर रहे हो, कैसे उसके साथ डील कर रहे हो. अगर तुमने कोई मिस्टेक्स निकाली, तुमने कोई प्रॉब्लम निकाली, तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके वो डिस्कस करे. ऑब्वियस सी बात है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके डिस्कस करेगा वो कंपनी के मैनेजर से. तुम भी साथ में जाओ, देखो वो कैसे बात कर रहा है, क्या पूछताछ कर रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. ये आनी चाहिए ऑडिटर को, समझे. चलिए, तो भाई ये हो गया बिहेवियरल साइंस का. अच्छा, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स और क्या बोलते हैं अपने मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है. पता है क्यों स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का? मेन स्टैटिस्टिक्स का समझो तुम. स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज इसलिए जरूरी है बिकॉज हम सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट करते हैं ना. सैंपलिंग बेसिस पे जो ऑडिट कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल मेथड, देखो सैंपलिंग में दो मेथड होते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सैंपलिंग, एक नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड. स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए अपने पास स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है. तो जो लीनियर रिग्रेशन होता है, मीन मीडियन मोड होता है, ये सब का नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, बिकॉज इसी के बेसिस पे तुम एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे, इसी के बेसिस पे तुम स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करोगे, विच आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे आगे आने वाले ऑडिट के अंदर. सो ऑडिटर यूजेस स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ड्रॉ सैंपल्स इन अ साइंटिफिक मैनर. ठीक है, चलो एक तो बात कर ली सैंपल की बात, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज कर रहे हैं. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सो यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू ड्रॉ सैंपल फॉर कंडक्टिंग ऑडिट इज मेड. कि वो सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकता, इसलिए सैंपल बेसिस पे वो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करता है. ठीक है, चलो ओके. अब सर आगे एक वो इकोनॉमिक्स बात करी थी, हमने पढ़ा भी एक्चुअली इकोनॉमिक्स, मतलब हमने फाउंडेशन के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ा भी था. क्यों पढ़ा था? देखो इकोनॉमिक्स में तुम मेन दो चीजें पढ़ते हो, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी मतलब आउटर एरिया को कवर करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल एरिया को कवर करता है. भाई अपने को याद करो, जब हमने कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस पढ़ा था, मैंने प्लानिंग में सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया था तुम्हें, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. करेक्ट एकदम. अब वो बात समझो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट जो आता है ना, वो अंडरस्टैंड करने के लिए, वो एनवायरमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए तुम्हें इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट विच अफेक्ट्स द कंपनी, विच अफेक्ट्स द बिजनेस, वो तुम्हें उसका नॉलेज होना चाहिए. दैट इज व्हाई इकोनॉमिक्स इज necessary. So knowledge of subject like economics helps the auditor to be familiar with overall economic environment in which specific business is operating. भाई कंपनी
जिस एनवायरमेंट के अंदर, जिस माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है, उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डन भाई। अब अगला वाला आता है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला। यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो तुम्हारा सब्जेक्ट ही है। एक ऑडिटर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। कंपनी कौन से इक्विटीज में डील कर रही है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रही है, कंपनी कहां कहां इन्वेस्ट कर रही है, फंड फ्लो कैसा है कंपनी का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, रेशियो एनालिसिस करने के लिए भी अपने को क्या चाहिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज चाहिए। और अपने को पता है कि हम ऑडिट में रेशियो एनालिसिस तो करते ही है सर, बिल्कुल ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द इश्यूज सच एज फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस। कुछ नहीं यार, तुम्हारे चैप्टर के नाम लिख देना वहां पे कि सर कोई पूछे ना कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिटर को कैसे हेल्प करता है, तो बोल देना, चैप्टर का नाम लिख देना, हाँ सर ये आता है ना, आना चाहिए उसको, फंड फ्लो आना चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आना चाहिए, रेशियो एनालिसिस आना चाहिए, आने का। ऑडिटर शुड बी इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉलेजेबल अबाउट दीज एंड अप्लाइंग सम ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कैरिंग आउट ऑडिट इफेक्टिवली, है ना। ऑडिट वो अच्छे से कर सके, इसके लिए उसको ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सब एनालिसिस का काम आना चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम्हें याद हो तो कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में अपने ने एनालिटिकल प्रोसीजर जो देखा ना, उसमें एक एग्जांपल भी अपने ने रेशियो एनालिसिस का लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझे? अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट फाइनेंशियल मार्केट्स का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल ऑडिटर। डन। तो यहां पे ये सारे इन लोगों ने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया हर एक का क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। बट मैं बताऊं तुम्हें यार, ये सब का अभी इतना ज्यादा मतलब है नहीं। क्यों? ये सब कुछ समराइज उन्होंने कर दिया इस नीचे के टेबल के अंदर। जितना हमने ऊपर पढ़ा ना भाई साहब, नीचे के टेबल में वही का वही वापस दे दिया उन्होंने, वही दे दिया वापस। तो यार ऊपर हम क्यों पढ़े फिर? वाई शुड वी रीड इट? अपने सीधे सीधा या नीचे का यही टेबल ही पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है। सो पॉइंट यहां पे कितना है, जब अपने को पढ़ाई करनी है ना, मेरे को वहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स और बताने थे इसलिए मैंने पढ़ा, बट जब अपने को पढ़ाई करनी है तब तुम खाली क्या कर दो, इतना टेबल कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलो। सो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का एक रिलेशन देखा था। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है भाई? यहां पे कुछ कुछ चीजें हैं जो ऊपर भी कवर नहीं हुई है, तो ध्यान देना। ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है भाई? अकाउंटिंग जो है उस पूरे प्रोसेस से, अगर तुम अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करते हो, उसके बाद ही तुम्हारा क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। उसके बाद ही तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही तो तुम क्या करते हो? ऑडिट करते हो। करेक्ट है कि नहीं? सो ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। तो तुम्हारे पास अकाउंट्स की क्या होनी चाहिए? पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज तुम्हें पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस चेक करना है, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं। दैट इज वाई अकाउंट्स का क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड लॉ। भाई ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉज अफेक्टिंग द एंटिटी। अच्छा, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिजनेस लॉ, अपने वो इंडियन पीनल कोड ने ये ने वो ने हर एक लॉ की बात नहीं कर रहे अपने, फैक्ट्रीज एक्ट ने, एनवायरमेंटल एक्ट ने, वो सब सबकी बात नहीं कर रहे। वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ। अब बिजनेस लॉ में क्या आ जाएगा? कंपनीज एक्ट आ जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाएगा, है सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाएगा, जो तुम लोग यार फाउंडेशन उन सब में पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं, लॉ के साथ साथ तुम लोग टैक्सेशन के लॉस की भी बात कर सकते हो। भाई टैक्सेशन भी तो लॉ होता है ना यार, डायरेक्ट टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, दिस इज ऑल लॉ ओनली। तो उसका भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली ऑडिटर हैज टू बी एन एक्सपर्ट इन टैक्सेशन लॉ, है ना, जीएसटी वीएसटी इनकम टैक्स का नॉलेज होना ही चाहिए उसको। अच्छा, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स में क्या लिखा हुआ है? ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। हमने डिस्कस कर लिया ऊपर, वही है कि इकोनॉमिक्स का अपने के पास क्या होना चाहिए? पूरा नॉलेज होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सो दैट ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड द कंपनी, है ना। तो वो समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट याद रखने का उसमें। अच्छा, एक आता है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। देखो, बिहेवियरल साइंस इज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है भाई, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्यों जरूरी होता है? ऑडिटर जो है वो आए दिन क्या करता रहता है? इंक्वायरियां करता रहता है, पूछताछ करता रहता है, लोगों के साथ उसने बहुत उठना बैठना है। तो जब वो इंक्वायरीज करता है तो उसके पास नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन क्या वो सामने वाला बंदा कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं वो कुछ छुपा तो नहीं रहा, कुछ इंडिकेट तो नहीं कर रहा मुझे। दैट इज वाई नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नेसेसरी। और ये नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मैं बता दूं, कोई पढ़ाने नहीं वाला तुम्हें यहाँ पे, हमारे सीए कोर्स के अंदर नहीं आएगा। दिस विल ओनली कम विथ एक्सपीरियंस, है ना। एक्सपीरियंस से इंसानों से ज्यादा बात करोगे, इंटरैक्ट करोगे दूसरे लोगों से। जब तुम आर्टिकलशिप में जाओ तब भी याद रखना कि वॉट एवर कंपनीज यू गो, ऐसा चुपचाप बैठे मत रहना कि अरे मैं तो आर्टिकल हूं, मेरे को नहीं पूछना कि कंपनी में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है। वो वहां के एम्प्लॉयज से पूछना। शायद तुम हायर लेवल मैनेजमेंट से नहीं पूछ सकते, वहां के एम्प्लॉयज से बेसिक चीजें तो पूछ सकते हो ना कि अरे यार आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हो, इसमें ऐसा कैसे होता है, ये क्यों नहीं हो रहा। जस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस,
जितने ऑडिट्स में जाओगे, उतने बिजनेसेस को समझोगे, उतना तुम्हारा बिजनेस सेंस बढ़ेगा. देन हु नोज, यू माइट बिकम अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. है कि नहीं? सीए में एवेन्यूज की कमी नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. भाई ऑडिटर को स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए. ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. क्यों? स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करने के लिए. आज हमारे सैंपलिंग में तो जब अपने सैंपलिंग पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सैंपलिंग में अपने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करते हैं. दो अप्रोचेस होते हैं. अब स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का तो नेसेसरी है ही नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना ही है. तो फाउंडेशन में तुम पढ़ के ही आते हो स्टैटिस्टिक्स. बस उतना नॉलेज अपने पास होना चाहिए, है उतनी नॉलेज होनी चाहिए. बोले ओ हो सर हम क्या करें, हम तो खाली एग्जाम के लिए पढ़ के आए थे, नॉलेज के लिए तो नहीं पढ़ के आए थे. फिर वही तो बात है. सो फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन स्टैटिस्टिक्स इज नेसेसरी. एक मैथमेटिक्स बोल के रखा है, मैथमेटिक्स को मेरे को कोई समझ नहीं आता. बोलते मैथमेटिक्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. अरे ये कोई बात हुई? मैंने उनको पूछा, मैं वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए मैथमेटिक्स क्यों जरूरी है? बोलते सर काउंट करना पड़ता है ना इन्वेंट्री को. ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करनी पड़ती है ना. तो गिनती करने के लिए मैथमेटिक्स? हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं गिनती करने के लिए, इन्वेंट्री गिनती करने के लिए? ये क्या बात हो गई? बोलते नहीं सर मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए. बोलो एक कार्टन के अंदर 100 यूनिट, ऐसे 25 कार्टन, बोलो कितने यूनिट? मल्टीप्लिकेशन. समझे? खैर मैथमेटिक्स का तो ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा भी रेलेवेंस नहीं होता वैसे तो, बट ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग. भाई डेटा प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड है. व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? मैं बता दूं डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है. खूब सारा डेटा, खूब सारा न्यूमरस डेटा को, है ना, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर तुम कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के अंदर अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग. कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसी का पता नहीं कौन कहां जा रहा है कहीं पे भी, उसको पूरा सा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट डेटा प्रोसेसिंग इज अ वेरी लार्ज फील्ड. कि किसका डेटा कैसे आता है. जैसे फॉर एग्जांपल बैंकों के अंदर डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है. आज कैसे कस्टमर तुम ट्रांजैक्शन करते हो तो तुम्हारे स्टेटमेंट में कैसे तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है. क्यों? डेटा प्रोसेसिंग. समझे? तो ये डेटा प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है. दो चीजें इसमें नेसेसरी है. एक, डेटा प्रोसेसिंग का एक ईडीपी ऑडिटिंग होता है जहां पे हम डेटा प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी होती है ना उसको हम स्टडी करते, उसको एनालाइज करते, देखते कि वो बराबर है कि नहीं. इसे कहते हैं, इसके दूसरे भाषा में हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑडिट. कंप्यूटर सिस्टम्स हम देखते हैं, उसके डेटा प्रोसेसिंग के सिस्टम्स हम चेक करते हैं कि यार ये कंपनी जो चाहती है, कंपनी का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा इस सिस्टम से, कंपनी के कस्टमर्स को फुलफिल हो जाएगा. सो दिस इज लाइक एकदम अलग होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट से, बट दिस इज अगेन एक अलग तरह का ऑडिट होता है जिसे हम कहते हैं ईडीपी ऑडिटिंग. ईडीपी स्टैंड्स फॉर एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग. एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग, करेक्ट. ईडीपी ऑडिटिंग बोलते हैं. अच्छा, डेटा प्रोसेसिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स को मैं यूज कर सकता हूं ऑडिट में, जिसे हम कहते हैं काट. क्या काटू? काट मतलब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक. भाई कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, है ना. तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स भी हम यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा प्रोसेसिंग. उसलिए डेटा प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है. ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपने पढ़ लिया यार. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फंड फ्लो रेशो और वो सब का नॉलेज होना चाहिए. और ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन आ गया भाई. है एक गुड ऑडिटर वही होता है जिसको प्रोडक्शन का पूरा नॉलेज हो, कॉस्ट सिस्टम का पूरा नॉलेज हो, मार्केटिंग का पूरा नॉलेज हो, बिजनेस का नॉलेज हो. इसलिए कह रहा हूं तुम्हें बिजनेस का सेंस लेके आओ, बिजनेस की नॉलेज लेके आओ जब तुम जाओगे आर्टिकलशिप में. ठीक है. सो गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शन. ठीक है. चलो भाई यहां पे ये पोर्शन ओवर हुआ. अब मैं बता दूं तुम्हें, मैंने इसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा बॉक्स ही नोट्स है. ये पूरा का पूरा बॉक्स ही नोट्स है. इसलिए अपने अपने बुक्स खोलो, अपने नोट्स के अंदर यहां नीचे ये पूरा बॉक्स लिख दो. ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड लॉ, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ लिख दो 100% पूरा. ठीक है. कुछ भी स्किप नहीं करना. मैं जितना लिखवा रहा हूं उतना तो लिख ही दो यार, कम से कम उतना तो नोट्स बना दो. डन. चलिए अगले टॉपिक के अंदर जाएंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट. नाउ दिस इज अ रियल डील. 2 अटेम्प्ट पहले 4 मार्क में पूछा था ये. हाँ, और बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? एक तो पॉइंट नंबर 1 कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है. दूसरा, क्योंकि आगे के कंसेप्ट तुम्हें समझ में आएंगे अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है तो. ठीक है. दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट लैंग्वेज इसकी जो है ना, ये तुम्हें आगे ना बहुत हेल्प करेगी. ये कहीं ना कहीं इसकी लैंग्वेज है ना, मैं
कोई ना कोई टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकता हूं। मतलब मैं अपनी तरफ से आंसर जो थोड़ा लिखने जाऊं ना, तो मैं ये वाली लैंग्वेज कहीं ना कहीं मस्त से एकदम लिख सकता हूं। सो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पे रेफरेंस दिया है, सबसे पहली बार इन्होंने यहां पे रेफरेंस दिया है हमारे सबसे पहले ऐसे यानी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का। नाउ सर क्या है ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, कैसे हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हम डेफिनेटली जो है वो बाद में सीखेंगे। पर फिर भी थोड़ा एक बेसिक्स मैं तुम्हें देने वाला हूं, कैसे जन्मा ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और ये सब तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा, पर थोड़ा बेसिक्स और थोड़ा ब्रीफ बताऊं मैं तुम्हें। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ही ऑडिट कंडक्ट करने के लिए क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, नाउ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है ना, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब एक बात समझना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है ना, ये अलग अलग सीरीज में लॉन्च हुए हुए, ठीक है, सीरीज के हिसाब से लॉन्च हुए। जैसे फॉर एग्जांपल 200 वाली सीरीज आती है, तो 200 वाली जो सीरीज होती है ना, वो एक जनरल सीरीज होती है, जनरल क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन जैसा, जनरल नेचर ऑफ ऑडिटिंग जो होता है ना, वो बताता है कि सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या होता है, स्कोप ऑफ ऑडिटर क्या होता है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर का क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला क्या होता है, ये सब बेसिक जनरल नेचर जो होता है ना, जनरल नेचर एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना ऑडिटिंग के, ऑफ ऑडिटिंग, ये 200 वाली सीरीज के अंदर आएगी। ठीक है, इसके अंदर तुम पढ़ने वाले हो यार, 200 पढ़ोगे, 210 पढ़ोगे, 220 पढ़ोगे, ये सब अलग अलग तुम एसेस पढ़ने वाले हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 300 वाली सीरीज आती है। 300 वाली सीरीज इज रिलेटेड टू प्लानिंग। 300 वाली सीरीज रिलेटेड टू प्लानिंग है। इसमें तुम्हारे मेनली 315, 320 और 330 मेरे हिसाब से, हाँ यस, 315, 320 और 330 ये आने वाले हैं तुम्हारे 300 वाली सीरीज के अंदर। ठीक है, और अब मैं बताऊं तुम्हें, ये 300 वाली सीरीज जो है ये, अच्छा अलग अलग चैप्टर्स के अंदर ये प्लानिंग से रिलेटेड, ऑडिट का प्लानिंग कैसे करना है, वो जो अपने प्लानिंग स्टेज सीखी थी ना कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में, हाँ वो सब 300 वाली सीरीज में दी हुई है। ठीक है, फिर 500 वाली सीरीज आती है, 300 के बाद सीधी 500 वाली सीरीज आती है। ये एग्जीक्यूशन वाला स्टेज है, एग्जीक्यूशन वाला स्टेज है, मतलब जहां पे हम ये देखेंगे, वो अपने ने नहीं देखा यार, सब्सटैंसिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो अपने ने कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में देखा था, हाँ जी बस वही है। तो एग्जीक्यूशन वाले स्टेज में एक्चुअली बहुत ज्यादा एसेस देखने वाले हो तुम। 500 देखोगे, 501 देखोगे, 505 देखोगे, 510 देखोगे, 550, 560, 570, 580, ये सब देखने वाले हो। तो बहुत सारे ऐसे हमारे आने वाले, चैप्टर वाइज डोंट वरी, मैं बाइफरकेट करवा दूंगा, है ना, बताऊंगा ही तुम्हें। तो एक एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होगा अपने नोट करते रहेंगे। और अपने को भी एक और चीज बताऊंगा, सुनना ध्यान से। हम जितने एसेस के थ्रू आते रहेंगे ना, जैसे जैसे चैप्टर्स के बाद हम ऐसे आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऐसे 200 पढ़ेंगे। जैसे ही आया ना ऐसे 200 का नाम, एक पीस ऑफ पेपर लो, ऐसे 200 लिख दो, ऐसे 200 और पूरा नाम लिख दो, चैप्टर नंबर 1 ऐसे 200 पूरा नाम लिख दो, बस सिंपल। एक अलग से अपना खुद का पीस ऑफ पेपर के अंदर नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ऐसे को अलग से लिस्ट बनाओ। आज मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग यार लॉ के अंदर सेक्शन वेक्शन की लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते हो? क्यों? तुम्हें सेक्शन लिखना जरूरी है। वैसे ही हमें ऑडिट के अंदर ऐसे का नाम और नंबर लिखना कंपलसरी है, मैं तो बोल रहा हूं। अपने को ऑप्शनल सोचना ही नहीं, कंपलसरी तुम्हें ऐसे का नाम नंबर लिखना ही है। और यार ये तो तुम्हारे लॉ के सेक्शन से कहीं ज्यादा इजी है, कहीं ज्यादा इजी है लॉ के सेक्शन से। क्यों? सिंपल है यार, इसमें इतने ज्यादा नहीं होने वाले ऐसे, कोई थोड़े बहुत एसेस जो है उसका नाम अपने को सीखना है अपने को। ठीक है, तो नाम नंबर अपने को सीखना है बिल्कुल, उसके लिए अलग से तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट सीरीज पे जाते, 700 वाली सीरीज पे जाएंगे। लास्ट 700 वाली जो सीरीज है ना, ये रिपोर्टिंग की सीरीज है। अपने ने ऑडिट के 3 स्टेजेस देखे ना यार, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, बस वो 300, 500 और 700 वाली सीरीज के। इसके अंदर तुम पढ़ोगे 700, 701, 705, 706, 710। ठीक है, ये अलग अलग तरह के रिपोर्टिंग वाले जो एसेस है ये सब पढ़ने वाले हो तुम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस जो है ना, ये चैप्टर वाइज इन्होंने बनाया हुआ है, हम चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग एसे वाइज। क्यों? कुछ ऐसे के कंसेप्ट से जो तुम्हारे इसके अंदर इंक्लूड नहीं भी हुए हैं, तो हम वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्यों पढ़े? अभी इंटरमीडिएट में हम वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्यों पढ़े? हमारे फाइनल में आने वाला है वो, हम तब पढ़ लेंगे, अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितना चैप्टर वाइज कंसेप्ट देके रखे हुए उतना ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं। ये हो गए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। हम सबसे पहले वाले ऐसे के साथ शुरुआत कर रहे हैं 200 के साथ। ठीक है,
200 जो देके रखा हुआ है यहां पे, नाम क्या दिया हुआ है, एसेट 200, वेरी इंपॉर्टेंट वन, एसेट 200, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। भाई साहब क्या बड़ा नाम है ये, इससे बड़ा नाम तो ऐसे 315 का है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। कोई बात नहीं, हो जाएगा याद, चिंता नहीं। तो ऐसे 200 है, बहुत सिंपल सा नाम है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। उसमें वो बोलता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर के, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, क्या बोला, reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatement। अब वो मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर, कोई भी हो सकता है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, पर मेन शब्द तुम्हें यही समझना है कि वेदर, यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, इसको भी हाईलाइट कर ही देते यार। ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। बहुत ज्यादा जरूरी है इन सबको एकदम वर्ड टू वर्ड याद करना, बिकॉज ये लैंग्वेज जो है ना वो तुम लिखने ही वालोगे आंसर के अंदर, ठीक है। वापस एक बार, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ठीक है। रीजनेबल अश्योरेंस क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा बाद में। दूसरा, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू express an opinion on whether financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। कि ये रीजनेबल अश्योरेंस लेके अब तुम क्या करो, ओपिनियन एक्सप्रेस करो। अब तुम क्या करो, ओपिनियन एक्सप्रेस करो कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है दे आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझे? तो सबसे पहला पॉइंट दिया है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दूसरा है कि इसके बेसिस पे देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपने कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में कि मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यही है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। शब्द हमने पढ़ा था, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब होता है एएस, इंड एस, कंपनीज एक्ट, जो भी फ्रेमवर्क है उन सब के मुताबिक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। अच्छा, नाउ अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम ओपिनियन कैसे दोगे? क्या तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगे, माइक में बोलोगे, न्यूज़पेपर में इश्तेहार यानी एडवर्टीजमेंट दोगे? ऑब्वियसली नहीं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम्हें क्या करना है, एक रिपोर्ट बनाना है और रिपोर्ट के थ्रू तुम कम्युनिकेट करोगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ कुछ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है। यू हैव टू कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। जैसे जैसे तुम कुछ चीजें ढूंढते रहोगे तुम कम्युनिकेट करते रहोगे, शायद मैनेजमेंट को, शायद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, या शायद शेयर होल्डर्स को, या शायद किसी रेगुलेटरी बॉडी को। जो भी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स है वो सब एसेज के हिसाब से देके रखे हुए, ठीक है। बी वाला पॉइंट जो है ना वो इतना खास नहीं है, मेन खास जो है ना वो ए वाला पॉइंट है, to obtain reasonable assurance whether financial statement are free from material misstatement whether due to fraud or error। ठीक है, अब इसमें एक बात समझो, सबसे पहली वाली बात जो आती है क्या, टू obtain reasonable assurance। what is a reasonable assurance? तो यहां पे लिख लो, reasonable assurance is a high level assurance but not an absolute assurance। हाई लेवल अश्योरेंस बट नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। भाई एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब होता है 100% गारंटी। वो बोलता है, बोले मैं रीजनेबल अश्योरेंस तो ऑब्टेन कर रहा हूं, मैं रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा हूं। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अश्योरेंस मतलब किसी को अश्योर करना, किसी को भरोसा दिलाना। बोले मैं भरोसा ले रहा हूं पर रीजनेबली, मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहा, मतलब मैं कोई मेरे को गारंटी नहीं ले सकता, मैं आई कैन नॉट गिव यू अ गारंटी ऑल्सो। एक बात समझो, ऑडिटर शेयर होल्डर को बोलता है कि देख यार तूने मेरे को अपॉइंट किया है, मैं तेरे को ओपिनियन दे रहा हूं, पर मेरे ओपिनियन में मैं तेरे को 100% गारंटी नहीं देने वाला, सॉरी। तुम दे सकते हो 100% गारंटी, पॉसिबिलिटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक भी तरह का फ्रॉड या एरर नहीं है, छोटे से छोटा भी नहीं है, ऐसा तुम गारंटी दे सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते।
समझे? तो दैट इज वाई वी गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वी गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, जो हम हाई लेवल का अश्योरेंस दे रहे हैं यार, अच्छा खासा लंबा चौड़ा तेरे को अश्योरेंस दे रहा हूं, बट 100% तक नहीं पहुंच रहा। लाइफ बॉय की तरह हो गया है भाई अपना ये तो, है कि मारे 99.99% कीटाणु, बस यहां पे भी हम 99.99% तो नहीं बोल रहा मैं, बट यहां पे भी हम हाई लेवल का दे रहे हैं, बट 100% तक नहीं पहुंचेंगे, सॉरी। तो ये एक शब्द है जो हमें ध्यान में रखना है। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन अ रीजनेबल अश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बताया तुम्हें, वो वहां मैंने लिखवा दिया तुम्हें, यहां पे भी लिखा हुआ है, इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अपने को तो वो मीनिंग जो समझना था हमने समझ लिया कि सर रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब होता है, रीजनेबल अश्योरेंस इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे, absolute assurance is a complete assurance or a guarantee that financial statement are free from material misstatement। क्या हम ऐसा गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं। reasonable assurance is not a complete guarantee, it is a high level of assurance but it is not a complete assurance। देखो, ओहो, इसने मेरा कॉपी किया है, मैंने किसका कॉपी नहीं किया, इसने मेरा कॉपी किया है, मैंने पहले ही लिख दिया था। तो चलो भाई, बाकी तो है, बाकी क्या लिखा हुआ है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरीड आउट बाय द ऑडिटर विद प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड स्किल्स इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, तो हमें ऑडिट करना है इन अकॉर्डेंस विद व्हाट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नाउ ऑडिट प्रोसीजर्स, ध्यान देना यहां पे, ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसेस, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड एंड इवैल्यूएटेड, ऑन बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन इज ड्रॉन एंड ओपिनियन इज फॉर्म्ड। क्या बात कर रहा है, क्या बात, ये यहां बता रहे हैं, मैं ये बता चुका हूं तुम्हें कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में। याद करो, कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि ऑडिटर जो है एविडेंस कलेक्ट करते हैं, एविडेंस के बेसिस पे वो कंक्लूजन फॉर्म करता है, और कंक्लूजन के बेसिस पे वो ओपिनियन फॉर्म करता है ना, एंड दिस इज ऑल टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओनली। ये वो यहां ये बता रहे हैं, अरे मैं बोलो कि प्रीत सर ने तो हमें बता दिया भाई कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस में, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या जरूरत थी, कुछ भी है। सो क्या लिखा हुआ है, इट लीड्स टू अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस व्हिच इज कॉल्ड अ रीजनेबल अश्योरेंस बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। हाँ ठीक है यार, ओके। अच्छा, सेकंड बात कर रहे हैं कि यार जो तुम बोल रहे हो ना कि रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? मिसस्टेटमेंट यानी कुछ गड़बड़, कि जो स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक स्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर और बोथ। या तो फ्रॉड हो सकता है इंटेंशनल, अगर जानबूझकर गलती करी हमने है तो फ्रॉड हो गया, अगर गलती से गलती कर दी हमने, गलती से मिस्टेक कर दी तो एरर हो गया, और दोनों भी हो सकते हैं, फ्रॉड भी हो सकता है, एरर भी हो सकता है, किसी ने फ्रॉड कर लिया, किसी ने एरर कर लिया, वैसा। ठीक है, सो ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एज अ होल, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। He has to see effect of misstatement। अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोलिए, he has to see effect of misstatement और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। भाई छोटी मोटी गलतियां हर एक में होनी है, कभी किसी ने परचेस में कुछ गलती कर दी, किसी ने कोई सेल्स में गलती कर दी, किसी ने कोई क्या बोलते, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दी, किसी न किसी एरिया के अंदर उसने कुछ ना कुछ गलती करी होगी। बट ये सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए अब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखो यार, क्या ये जो 2-3 गलतियां मेरे को दिख रही है, क्या इसकी वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जाने वाला है? क्या पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होगा क्या? नहीं, यू हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। कि यार पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये 2-3 गलतियां क्या मैं जाने दे सकता हूं? अगर लगता है कि ठीक है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए ये गलतियां जो है वो इतनी मटीरियल नहीं मानी जा रही है, तो जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी देखो यार, तुम ऑडिट करोगे ना तो 100% कोई भी कंपनी में अकाउंट, मैं तो बोल रहा हूं यार, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ और तुम खुद काम करो ना कंपनी में, तुम खुद अकाउंटिंग करो ना कंपनी में। इवन तो यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम खुद भी अकाउंटिंग करोगे ना तो भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां होने वाली है। होता है यार, कभी मूड खराब हो गया, कभी मन नहीं कर रहा, हो जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, obtaining reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement enables the auditor to express an opinion। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि एक बार हमें रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए ना तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक ओपिनियन दे सकते हैं कि यार वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये थर्ड वाले पॉइंट में एक्चुअली कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ऊपर जो लिखा हुआ है सेम एज ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस की बात ही नहीं है। ऊपर जो ऑब्जेक्टिव लिखा वही का वही नीचे इसने चिपका दिया, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी फोर्थ यही दिया है, ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड। ओपिनियन को जो है हमें क्या करना है,
रिपोर्ट करना है और कम्युनिकेट करना है इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स थ्रू अ रिटन रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, अब वो रिपोर्ट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, कौन सी चीजें कम्युनिकेट करनी है, किस तरह का रिपोर्ट हमें देना है, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। बट बेसिकली द पॉइंट ओवर हियर इज कि इसका एनालिसिस तो भाई इतना ही था कि हाँ ये है हमारा क्या ऑब्जेक्टिव। सो ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर हमने क्या चीज देखी, दैट देखो यहां पे अपने नोट्स में से थोड़ा देख लेते हैं अब, है ना, अपने नोट्स में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या लिखा है अपने नोट्स के अंदर। ये नोट्स के अंदर भी नोट डाउन करना है सबको, लिखो, हाँ पॉज करके लिखना है, बाद में समझ लो एक बार। हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 200, ऐसे 200 का नाम पूरा लिखना है, नोट्स में भी लिख दो यार, मैं तो बोल रहा हूं अलग से तो लिखो एक पीस ऑफ पेपर में, नोट्स में भी लिख दो, क्योंकि यार याद करना ही है, रिमेंबर करना है अपने को, मेमोराइज करना है। तो बोला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statement as are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। आ गया मेन शब्द यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक मैंने बोला एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज अ कंप्लीट एश्योरेंस और अ गारंटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाउएवर रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, इट इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। बहुत मैंने पूरा लिख ही दिया, मतलब पूरा लिख दिया जो मतलब का था वो, ठीक है। एक ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, और बहुत, ठीक है। ये चीजें जानने लायक थी, ये चीजें लिखने लायक थी, बाकी सब जो है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर के अंदर देके रखा हुआ है, ठीक है। सो ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये सब लिखना है, वीडियो पॉज कर लो, ये भी नोट डाउन कर लो, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर का टॉपिक डालो, इतना लिख लो, ठीक है। तो हमारी एक अच्छी खासी नोट बन जाएगी अपनी। और यहां पे भी जो है अपने बुक्स के अंदर ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर वही चीज लेके रखिए, वही चीजें लिख के रखिए, एक चेकबॉक्स इन्होंने देके रखा हुआ है और एक ओवरव्यू देके रखा हुआ है। हम अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें ये ओवरव्यू और इतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज स्कोप ऑफ ऑडिट एंड व्हाट इट इंक्लूड्स, ठीक है। भाई स्कोप का मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, व्हाट डू यू थिंक कि स्कोप का मतलब क्या होता है। तो देखो अक्सर लोगों को लगता है कि सर स्कोप का मतलब होता है एरिया, नहीं, इट इज नॉट ओनली अबाउट द एरिया। एरिया तो है ही है बिल्कुल कि सर हम कौन से एरियाज को ऑडिट करेंगे, कौन सी चीजों का ऑडिट करेंगे, बिल्कुल। बट एरिया के साथ साथ उसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में हम कितना ऑडिट करेंगे, इवन दैट इज अ स्कोप। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज हमारा एक एरिया बन जाता है। नाउ आर वी कंसर्न्ड अबाउट कि कितने एम्प्लॉइज आए, कितने गए, किसने कितना काम किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं। बट वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द सैलरी विच इज पेड टू द एम्प्लॉय, बिकॉज वही चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होने वाली है। सो मेजरली हमारा जो रेलेवेंट एरिया रहता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो एरियाज और एरिया के अंदर हम कितना ऑडिट करने वाले हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज स्कोप, ठीक है। नाउ देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, स्कोप रिफर्स टू रेंज और रीच ऑफ समथिंग। देखो ऑडिट का मेन मकसद क्या है कि हम शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, गवर्नमेंट सबका क्या करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ठीक है। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे, अगर हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करें। अब एक बात समझो यार, जहां पे अगर हमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है ना, वो सारा एरिया कवर कर देगा, बट हाँ वो सारा एरिया जरूर कवर करेगा, पर उसमें हमें सारी चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या हम प्रोडक्शन का एरिया चेक करेंगे, बिल्कुल, पर किसके लिए, प्रोडक्शन के कॉस्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट के लिए। ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना वेस्टेज हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, समझे ये सब। अच्छा बाकी सब कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, तो हमें ये बाकी सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो कैंसल ऑफ दिस फर्स्ट पैराग्राफ, कोई मतलब ही नहीं है,
कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का इन बॉक्स में इन लोगों ने यहां पे एक पूरा डेफिनेशन देके रखा हुआ है। डेफिनेशन से मतलब नहीं है, मीनिंग अपने को पता होना चाहिए और मीनिंग हमें पता ही है। सर एएस, इंडियस कंपनीज एक्ट बेसिकली मतलब कोई भी लॉज रेगुलेशन जो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेगुलेट करता है, दैट इज नोन एज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। चलो मेन आ जाओ यहां पे। अब आता है स्कोप। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला जो है दैट इज कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। जैसा मैं कह रहा था तुम्हें कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करता हूं ना, तो मैं सारी एरियाज को क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, सारे एरियाज को कवर कर दूंगा। हाँ, उसके अंदर मैं सारी चीजें चेक नहीं करूंगा, पर सारे एरियाज जरूर कवर होने वाले। सो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल aspects of the entity relevant to the financial statements being audited. मेन शब्द समझ में आया? सारे एस्पेक्ट रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने एरियाज है ना, वो सारे कवर हमारे हो जाने वाले, ठीक है। नाउ सेकेंड स्कोप में क्या आता है, हमें क्या चीज देखनी है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो एक्चुअल रियल पॉइंट है। चलो पहले वाले में तो बोल दिया कि हमें सारा देखना है, सब कुछ देखना है, सारे एस्पेक्ट देखने हैं, पर उसमें हम क्या देखेंगे, तो वी विल डिटरमाइन द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम ये देखेंगे कि वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड वेदर इट इज सफिशिएंट। पूरा इंफॉर्मेशन भी पूरा होना चाहिए, और जिस सोर्स से आया है, हाँ, जो सोर्स डेटा है जहां से वो इंफॉर्मेशन है, वो सोर्स रिलायबल होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, ठीक है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई असेट, तुमने देखा जाके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कि कंपनी ने कोई बहुत बड़ी असेट खरीदी। अब मुझे बताओ, क्या प्रूफ तुम चेक करोगे टू वेरीफाई कि कंपनी ने एक्चुअली ये असेट खरीदी है? तो सीधी सी बात है कि खाली तुम क्या करोगे, तुम ओरिजिनल इनवॉइस मांगोगे कि भाई कंपनी तो ओरिजिनल इनवॉइस दे, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट ला, या बैंक अकाउंट में चेक करोगे पेमेंट किया है क्रेडिटर को, ठीक है, या शायद मतलब वो जो सप्लायर है उसको, सप्लायर से शायद वेरीफाई करोगे। मतलब यू आर गोइंग टुवर्ड्स रिलायबिलिटी, कि तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी ने ये एसेट क्या है, खरीदा है, ठीक है। तो तुम इनवॉइस देखोगे, ओरिजिनल इनवॉइस देखोगे, डुप्लीकेट इनवॉइस नहीं देखोगे, तब जाके तुम्हें रिलायबिलिटी लगेगी। अच्छा, सफिशिएंसी मतलब जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा, इसी एग्जांपल में देखा, क्या खाली इनवॉइस देखेंगे? क्या खाली इनवॉइस देख के हम अपने आप को भरोसा कर देंगे कि हाँ यार इनफ है, बस से हो गया, पक्का एसेट खरीदी है? नहीं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट। हम शायद वो ऑथराइज्ड यानी अथॉरिटी है, हाँ, उसने ऑथराइजेशन दिया है कि नहीं, वो वेरीफाई करेंगे। तो ऐसे सब चीजें हम क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं। तो मल्टीपल चीजें हैं, इट इज नॉट ओनली वन थिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ऐसी मल्टीपल चीजें होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो जो भी सोर्स होता है वो रिलायबल होना चाहिए, हाँ, जहां से अपने अकाउंटिंग करते हैं, जैसे अपने अकाउंटिंग ओरिजिनल इनवॉइस से करी, दैट इज अ रिलायबल सोर्स। और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हाँ भाई यार अपना असेट आ चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं अकाउंटिंग एंट्री पास कर सकता हूं, इसलिए आई विल नीड द इनवॉइस ऑल्सो, आई विल नीड द क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो। ऐसे अलग अलग रिलायबल एंड सफिशिएंट क्या होने चाहिए, सोर्सेस होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। So, auditor should be reasonably be satisfied that information contained in underlying accounting records and other source data, underlying accounting records और other source data में जो information है वो क्या है, reliable है और sufficient है। यानी क्या अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मतलब क्या होता है, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वाउचर हो गए, कोई बिल्स हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं ना, उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और अदर सोर्स डेटा वो क्या होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहला ये। दूसरा, ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग अ स्टडी। अच्छा, ये रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी हम चेक कैसे करें, सवाल ये उठा। हाँ, सबसे पहला था कि क्या करना है, सर हमें अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर सोर्स डेटा रिलायबल है या नहीं, ये चेक करना है। अच्छा, कैसे चेक करेंगे, तो बोलता है बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पूरा स्टडी करो, इवैल्यूएशन करो, असेसमेंट करो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये भरोसे करने लायक है या नहीं है। हमें अपने देखा था ना यार इंटरनल कंट्रोल कंसिडरेशन कि क्या करना है, क्यों, वाई डू वी कंसिडर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सो दैट वी कैन डिटरमाइन कि यार हम उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाई करें या ना करें।
सो यहां पे आता है मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल बाय कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट इंक्वायरीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सेकंड वाले पॉइंट के अंदर क्या चीज देखी हमने, सबसे पहला हमें चेक करना है अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा रिलायबल है या नहीं, वो चेक करना है। और दूसरा कैसे चेक करेंगे, बाय मेकिंग अ स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड बाय कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट टेस्ट। दूसरे कोई टेस्ट है, इंक्वायरी है, प्रोसीजर और भी कुछ करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, तीसरा हमें क्या चेक करना है, हमारे स्कोप में क्या आता है, तो हमें तीसरा ये चेक करना है वेदर वी कैन मेक प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या हम प्रॉपर डिस्क्लोजर ले पा रहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर के अंदर क्या चीज आती है, देखो, द ऑडिटर शैल आल्सो डिसाइड वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या कि यार जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चाहता है, उस हिसाब से प्रॉपर डिस्क्लोज हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अच्छा, इसमें हम क्या चीज देखेंगे, हाँ, हाउ कैन वी एंश्योर कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है। देखो, पिछले पॉइंट के अंदर अपने ने देखा कि क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं। मान लिया हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल है, सब कुछ सही है, सब कुछ एकदम प्रॉपर सफिशिएंट भी है, पर भाई सब कुछ डिस्क्लोज भी तो होना चाहिए ना। खाली सही होने से क्या होगा, डिस्क्लोज भी तो होना चाहिए। तो नाउ वी हैव टू एंश्योर वेदर देयर इज प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर कैसे करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर डिस्क्लोजर हो रहा है कि नहीं। सो इट इज डन बाय इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली समराइज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन and by considering the judgments made by management in preparation of financial statement। दो चीजें। सबसे पहला, जितने भी ट्रांजैक्शंस है, इवेंट्स है जो अकर हुए हैं, है ना, जिनको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनको कह सकता हूं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का पार्ट बनती है। क्या होती है ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग? ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग मतलब असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, जो ट्रांजैक्शंस अकर हुए हैं, इनको मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता हूं, मैं जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करता हूं भाई, ये सुनो, करेक्ट। अब ये सारी जर्नल एंट्री मैं लेजर में पोस्ट करता हूं। अच्छा, सारे लेजर पोस्टिंग जो है समराइज करके मैं ट्रायल बैलेंस में डालता हूं, ट्रायल बैलेंस को मैं समराइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालता हूं। यानी बेसिकली कहना इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ ऑल द इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है कि उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रॉपरली समराइज कर रहा है उन सारे इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज कर रहा है उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को, पहला। अच्छा, दूसरा, जो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस अकर नहीं हुए, जो जजमेंट बेसिस पे मैनेजमेंट ने डिसाइड करे, जिन्हें हम कहेंगे सब्जेक्टिव अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक बात यहां पे इन्होंने कर दी ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, कि ट्रांजैक्शन हुए हैं, मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास इसका एविडेंस है। एक होता है सब्जेक्टिव अकाउंटिंग विच इज बेस्ड अपॉन जजमेंट्स, है ना। सब्जेक्टिव अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन जजमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज ट्रांजैक्शंस इन इवेंट्स रिकॉर्डेड देयरइन एंड बाय कंसीडरिंग द जजमेंट्स मेड बाय द मैनेजमेंट। आज मेरे को एक बात बताओ, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स तुम लोग जो भी लेते हो, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते हो, भले वो क्या बोलते फेयर वैल्यू ऑफ लैंड हो गया, या कोई भी एसेट का फेयर वैल्यू ऑफ एसेट हो गया, या बेसिकली कोई भी तरह का प्रोविजन क्रिएट करना होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होती है। इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में मैनेजमेंट क्या लगाता होगा भाई, जजमेंट लगाता होगा। तो भाई वो जजमेंट का हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमें उसकी रीजनेबलनेस चेक करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि यार ये जजमेंट उसने लिया कैसे, किस बेसिस पे लिया, बेसिस ऑफ अजम्पशन क्या है, वो चीज चेक करनी पड़ती है। क्या प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। क्यों प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, अरे अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना अपने आप में एक जजमेंट होता है। आज मैं फीफो यूज करूं या मैं वेटेड एवरेज मेथड यूज करूं, हाँ एक बात समझो, मैं फीफो यूज करूं या वेटेड एवरेज मेथड यूज करूं, ये मेरे जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर है या नहीं, वो भी एक जजमेंट है, वो भी मुझे कंसिडर करना है कि यार मैनेजमेंट ने कैसे ये सिलेक्शन किया, क्या ये प्रॉपर है, बेसिस क्या है इसके पीछे का, बस समझे। यही चीज है मेन अपना, इसी पैराग्राफ के अंदर दोनों पॉइंट आ गए, एक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, एक सब्जेक्टिव अकाउंटिंग का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग में अपने को देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज कर रहे हैं कि नहीं, सब्जेक्टिव अकाउंटिंग में अपने को देखना है कि जजमेंट्स प्रॉपर है या नहीं, उसका बेसिस है कि नहीं कुछ। ठीक है, नाउ क्या लिखा है, द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेक्स मेनी जजमेंट्स, काफी सारे वो जजमेंट्स लेती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल चूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, choosing of appropriate accounting policy, choosing the method of charging depreciation on fixed asset, or choosing appropriate method of valuation of inventory.
ठीक है, कोई भी तरह का, बेसिकली कोई भी तरह का, हम कोई ना कोई तरह का क्या करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते रहते हैं। और ये अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना अपने आप में क्या है, एक तरह का जजमेंट है। अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना अपने आप में एक जजमेंट है, राइट। नाउ द ऑडिटर इवैल्यूएट्स सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बाय मैनेजमेंट, वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर एंड वेदर चोजन पॉलिसी हैव बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ऑन पीरियड टू पीरियड बेसिस। कितना सही पॉइंट लिखा है। क्या बोलता है, बोलता है ऑडिटर इवैल्यूएट करता है सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बाय द मैनेजमेंट। क्या ये जो सिलेक्शन उसने किया है, फीफो सच में एक्चुअली यूज करना चाहिए था, लीफो सच में इसको, सॉरी लीफो तो यूज ही नहीं कर सकते, वेटेड एवरेज मेथड सच में इसको यूज करना चाहिए था। और दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये पार्ट अपने को डालना है, ठीक है। चले, एक्चुअली तो ये पॉइंट है ना यहां पे खत्म हो जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे हैव included one more paragraph where they are defining what is historical financial information। अरे भाई यहां पे तो आता ही नहीं है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। किस रीजन से तुम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पॉइंट दे रहे हो। आएगा ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा व्हेन वी स्टडी एसे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्यों दिया है पता नहीं, बट एनीवे I just have to explain one small concept about historical financial information जो अभी नहीं तो कभी और तो क्या होने वाली है, हमें काम आने वाली है, ठीक है। आज नहीं तो कल हमें काम आने वाली है। What is historical financial information? No need to highlight or do anything, खाली एक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, खाली तुम्हें बताने के लिए कि अपने यहां पे देख रहे हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड अपॉन सम हिस्टोरिकल इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन सम पास्ट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन इज नोन एज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं, ठीक है, आज जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2021-22 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं ना, तो वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि ये घटना ऑलरेडी घट चुकी है। पर अगर मैं 2025-26 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, तो ये फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फ्यूचर के इवेंट्स को अज्यूम करके बनाया जाता है। क्या अज्यूम किया जाता है, सर इतना तो सेल हो ही जाएगा, इतना तो परचेज हो ही जाएगा, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जो हो चुका है कि सर इतना सेल हुआ है, इतना परचेज हुआ है, इतनी एसेट है, इतनी लायबिलिटी है, जो हो चुकी है उसे कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस इतना ही मीनिंग था इसका। खाली एक बार रीड कर लेते हैं। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एंटिटी, derived primarily from entity's accounting system about economic events occurring in past time periods। इकोनॉमिक इवेंट्स occurring in past time periods या फिर इकोनॉमिक कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं एट पॉइंट्स इन टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परचेज सेल अगर हो चुके हैं, है ना, और वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट बनती है, ठीक है। चलिए बस ये इतना ही था और कुछ खास था नहीं, बस इतना ही था, है ना। अच्छा, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या इंक्लूड नहीं करता, हमने पढ़ा। स्कोप क्या इंक्लूड करता है, 3 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट 3 पॉइंट पढ़े कि सर स्कोप क्या इंक्लूड करता है। पहला, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट जितनी चीजें ना सारे एरिया को कवर करेगा। दूसरा, उसमें हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे वेदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एंड सफिशिएंट, whether it is reliable and sufficient। कैसे चेक करेंगे, by study and assessment of accounting system and internal control system and by carrying out appropriate test, ठीक है। तीसरा, हम चेक करेंगे प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव फ्रंट पे ये चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो सारी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली समराइज कर रहा है कि नहीं। और दूसरा, बाकी जब एरियाज होते हैं जहां पे मैनेजमेंट जजमेंट लेता है, तो यू हैव टू कंसिडर द जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट। जैसा हमने डिस्कस किया, मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में बहुत सारे जजमेंट्स लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना, अकाउंटिंग पॉलिसी अपने आप में एक जजमेंट है। तो ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि क्या प्रॉपर सिलेक्शन हुआ है कि नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी का, एंड क्या प्रॉपर सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, एंड क्या प्रॉपर कंसिस्टेंट तरीके से वो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी जा रही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या इंक्लूड नहीं करता, तो जितना जितना आपने हाईलाइट कर रहे हैं उतना देखने का बाकी, ठीक है। सी, auditor is not expected to perform duties which fall outside the domain of his competence। पहली बात तो इसने कह दी, auditor is not expected to perform duties which fall outside the domain of his competence। कोई तुम्हें ऐसा काम करने को बोले कि जो तुम्हारे कंपिटेंस लेवल के बाहर ही है, यार एज एन ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे नहीं आता ये। फॉर एग्जांपल, किसी ने मेरे को बोल दिया कि भाई जाके किसी जमीन के फेयर वैल्यू निकाल ले,
या असेट की फेयर वैल्यू निकाले, यार मेरे को नहीं आता फेयर वैल्यू निकालना, वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम होता है। तो जो मेरी कंपिटेंस का नहीं है वो मेरे स्कोप में भी नहीं आएगा। नेचुरल सी बात है कि जो मेरे कंपिटेंस का नहीं है वो मेरे स्कोप में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे वही एग्जांपल दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन असेट जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर ऑडिटर क्या बोलते हैं, इट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑडिटर टू डिटरमाइन सूटेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। से बिल्डिंग हो गया कोई, ये सब क्वालिफाइड इंजीनियर का काम है भाई, ये सब अपना काम नहीं है, ठीक है। तो पहला काम तो ये है कि भाई हमारे स्कोप में नहीं आएगा, जो हमारे काम का नहीं है वो हमारे स्कोप में नहीं आएगा। दूसरा, ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बोलती है यार देख कंपनी है कंपनी में एम्प्लॉइज जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से क्या करते रहेंगे, फ्रॉड करते रहेंगे। अच्छा, फ्रॉड ढूंढना है मेरे को, पूरी तरह से तो मैं फ्रॉड वैसे भी नहीं ढूंढ सकता, वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। मुझे फ्रॉड ढूंढना है, बट किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट डाल दिया बीच में, है ना, मस्त एकदम कलर प्रिंट आउट निकाल के एकदम प्रॉपर सब कुछ डिटेल विटेल फिल करके, और वो बाकी 500 वाउचर के बीच में ये 4-5 वाउचर जो है, 500 वाउचर के बीच में 5 वाउचर उसने डाल दिए, फेक डॉक्यूमेंट थे। मुझे एक बात बताओ, इन 500 डॉक्यूमेंट्स के बीच में ये 5 डॉक्यूमेंट फेक है, ये ऑडिटर ढूंढ पाएगा? नहीं। वाई? बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्लस तुम एक एक डॉक्यूमेंट नहीं चेक कर रहे हो, क्या पता वो शायद डॉक्यूमेंट तुम्हारे सैंपल में नहीं आए। तो अगर किसी ने फेक डॉक्यूमेंट डाल दिया, किसी ने फेक सिग्नेचर कर दिया, फोर्जरी कर दी, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस कि तुम्हारे स्कोप में भी आ गया कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अंदर हो ना, पकड़ के निकालना नहीं, सॉरी, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, पहला बात। अच्छा, दूसरा, ऑडिट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन, ये पूरे 3 पैराग्राफ जो देके रखे ना, हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस समझ रहे हैं हम। अच्छा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, वो। और ये इस वाले में टॉपिक में क्यों आया, देखो कुछ लोगों को लगता है कि यार ऑडिटर जो है ना, कंपनी में से एक एक फ्रॉड निकाल के बाहर लेके आएगा। अरे भाई, हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गए तुम्हारा, कि फ्रॉड निकालने नहीं गए, हमारा काम फ्रॉड निकालना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बोलो भाई, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, ठीक है। तो रीजनेबल अश्योरेंस हम दे सकते हैं। तो पहली बात, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करने गए, दैट इज वाई वी हैव नॉट बीन गिवन स्पेशल पावर्स जो किसी एक इन्वेस्टिगेटर को दिया जाता है। तुम ऑडिट करने गए, मेरे को एक बात बताओ, तुम ऑडिट करने गए तो क्या तुम्हारे पास वो स्पेशल पावर्स है जो एक इन्वेस्टिगेटर के पास है? कि तुम ऑडिट करने गए, हाँ कोई अकाउंटिंग दरवाजा बंद है, ठीक है, तुमने ऐसा दया दरवाजा तोड़, धम करके दया दरवाजा तोड़ दिया, फिर एंटर हुए, बोले कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, हाथ ऊपर एकदम, कंप्यूटर को कोई टच नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेटर कर सकता है ऐसा? बिल्कुल कर सकता है। क्या तुम डॉक्यूमेंट सीज कर सकते हो, बंद दरवाजों को तोड़ सकते हो, सीज कर सकते हो? फिर क्या तुम इंटरोगेशन कर सकते हो? भाई इंक्वायरी कर सकते हो, जान छोटी मोटी इंक्वायरी कर सकते हैं, सर उसने बताया तो बताया, नहीं बताया तो नहीं बताया। सो वी आर नॉट गिवन स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च एंड सीजर और एनीथिंग लाइक दैट। तो यार तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एक एक फ्रॉड बाहर निकाल के रखूंगा? मैं उस मकसद से थोड़ी आया कि कंपनी ने फ्रॉड किया है। और मेन बात तो यही है कि सर मैं उस मकसद से आया ही नहीं हूं कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, मेरे को फ्रॉड निकालना है। बोलो, उस माइंडसेट से जाते हो क्या ऑडिट के अंदर कि कंपनी ने फ्रॉड किया है? नहीं, ऐसे क्रिटिकल माइंडसेट के साथ इन्वेस्टिगेटर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि फ्रॉड हुआ है और उसका काम यही है फ्रॉड निकालना। ऑडिटर कभी ऐसे क्रिटिकल माइंडसेट के साथ नहीं आता। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई फ्रॉड जैसी कोई चीज सामने नजर आ रही है तो डेफिनेटली वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। बट सॉरी, तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम एक एक फ्रॉड ढूंढ के निकाले बाहर, ठीक है। चलिए, सो ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तीनों पैराग्राफ में, और समझना क्या है ये तीनों पैराग्राफ में। सबसे पहला बोलता है ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ये इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। अलग से ही क्वेश्चन पूछ लिया 3 मार्क का, क्या पता। सो ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलीज्ड रॉन्ग डूइंग, है ना।
कुछ गलत कर दिया हमने, उसका ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है. ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ. बोलो एग्जामिनेशन अंडर ओथ का पावर है क्या? नहीं है. एग्जामिनेशन अंडर ओथ का पावर बहुत बड़ा पावर होता है. तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें सजा हो सकती है क्या? नहीं. पर अंडर ओथ अगर तुमने झूठ बोला ना तो तुम्हें सजा हो सकती है. तो आज मैं एज एन ऑडिटर जाता हूं, मेरे पास एग्जामिनेशन अंडर ओथ का पावर नहीं है. मैं किसी को कुछ इंक्वायरी करूंगा तो वो तो झूठ बोल देगा, उसको पता है कि यार झूठ बोल दूंगा क्या ही कर लेगा है. कोई मेरे को उसको मनाने के लिए चॉकलेट थोड़ी देनी पड़ेगी. पर इन्वेस्टिगेटर है ना, वो एग्जामिनेशन अंडर ओथ दे सकता है. और बेटा वो तो चॉकलेट से भी नहीं मानता, जेल डाल के भेजेगा तुम्हें. तो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ विच मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. नाउ ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेशल पर्पस क्या है कि सर फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, यही तो स्पेशल पर्पस है कि फ्रॉड सस्पेक्ट किया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाता है चेक करने के लिए कि क्या फ्रॉड हुआ है और किसने किया और कितना किया. So if fraud is suspected, it is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists. It takes character of investigation. ठीक है. But on the other hand, audit क्या है? Audit का objective हमें पता ही है already. Audit का objective हमें already पता है कि sir the objective of audit on the other hand as has already been discussed is to obtain reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud and error, thereby enabling the auditor to express an opinion. समझे? So the scope of audit is general and broad, whereas scope of investigation is specific and narrow. क्या बात कही है इसने, है ना? क्या परफेक्ट डिस्टिंग्विशमेंट किया कि सर ऑडिट का जो स्कोप है बहुत जनरल है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, और बहुत ब्रॉड है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर करता है. इन्वेस्टिगेशन बहुत स्पेसिफिक होता है, फ्रॉड ढूंढने के लिए आए हैं, फ्रॉड ढूंढ के जाएंगे, और बहुत नैरो होता है. जिस एरिया में फ्रॉड पता लग रहा है, डाउटफुल हो रहा है, उसी एरिया में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे. बट पता है कभी कभार है ना, ऑडिट है ना इन्वेस्टिगेशन का एक बेस क्रिएट कर देता है. क्या होता है पता है, हम ऑडिट करते हैं, हमारे पास इतनी पावर तो है नहीं कि हम एकदम इन डेप्थ फ्रॉड वॉर्ड बाहर ऐसा खोद के निकाल दें, बट एक डाउट क्रिएट हो सकता है. अगर हम ऑडिट करते करते हमें कुछ डाउट क्रिएट होता है, कोई फ्रॉड रिस्क के फैक्टर्स नजर आते हैं, तो मैं वो जाके क्या कर देता हूँ? रिपोर्ट कर देता हूँ, और फिर आगे क्या किया जाता है? इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है. तो मैं कह सकता हूं कि ऑडिट की वजह से क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है. ठीक है. अच्छा, एक पॉइंट जो इन्होंने नहीं लिखा, एक्चुअली लिखना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो क्रिटिकल माइंडसेट से होता है. ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद अ क्रिटिकल माइंडसेट. समझे? तो ये एक पॉइंट तुम लिख सकते हो, ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विद अ क्रिटिकल माइंडसेट. ऑडिट इज नेवर स्टार्टेड विथ अ क्रिटिकल माइंडसेट. ठीक है, इतना बहुत है. हाँ, तो ये एक चीज तुम लिख सकते हो. डन. तो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी, देखे जरा. हाँ, नोट्स के अंदर अपने देख लेते हैं. यहाँ पे स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती है स्कोप के अंदर. इनफ है. एक, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, है ना, आपने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, लिखी दो तुम भी. 3 चीजें हमने देखी, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी. दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन by study and assessment of accounting system and internal control system and by carrying out appropriate test. और तीसरा, proper disclosure of financial information ensuring that financial statements properly summarize transactions and events recorded therein and by considering the judgments made by the management. देख रहे हो तुम सारा पॉइंट, जो मेजर पॉइंट है ना, मैंने नोट्स के अंदर क्या कर दिया, लिख दिया. और what it does not include, simple sir, responsibility of preparation presentation of financial statement हमारे स्कोप में नहीं है. सॉरी, ये तो मैनेजमेंट का काम है भाई. प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे स्कोप का नहीं है. अच्छा, ड्यूटी इज आउटसाइड स्कोप ऑफ कंपिटेंस ऑफ ऑडिटर. जो हमारे कंपिटेंस का नहीं है वो हमारे स्कोप में नहीं है. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. और इन्वेस्टिगेशन, सर इन्वेस्टिगेशन हमारे स्कोप में नहीं है. मैंने यहां पे डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का भी समराइज किया है कि ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू अलीज्ड रॉन्ग डूइंग. ही डज नॉट हैव स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ विच मे बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन. ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से अलग है. इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस. समझे? तो स्पेशल पर्पस है. क्लियर? चलिए, तो ये नोट कर लो यार, हमने स्कोप ऑफ ऑडिट जो देखा. पॉज करो,
पॉज करो और इसको नोट कर दो, स्कोप ऑफ ऑडिट के 3 पॉइंट्स मेजर, इतना नोट लिख दिया बहुत है। हाँ, तो आराम से 3-4 मार्क में लिख पाओगे तुम इसको भी। और स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती, इसको भी पॉज करो और लिख दो। लिख दिया, परफेक्ट। चलिए